हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपका अपने विज्ञान हर घर बने पाठशाला यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 11 पढ़ा था, उसको अच्छी तरह से ख़त्म किया था, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। अब हमने चैप्टर 12 और 13 को स्किप किया है, वो हम एंड में पढ़ेंगे। अभी हम चैप्टर 14, 15 और 16 पढ़ेंगे जो आपके टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम में आने हैं। तो पहले हम उनको ख़त्म करेंगे और ये जो वीडियो बनाऊंगा मैं थोड़ा लंबा होंगे और मैं थोड़ा फास्ट बनाऊंगा ताकि आपका समय रहते ये वीडियोस और ये चैप्टर्स कवर हो जाएं। तो आप इन वीडियो को थोड़ा ध्यान से रिवाइंड करके पॉज करके देखें और अच्छी तरह से समझें। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। 14वां पार्ट है आपका चैप्टर 14, सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के स्रोत। चलिए, ऊर्जा के स्रोत में बच्चों सबसे पहले आता है हमारा ऊर्जा का संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। तो ऊर्जा का संरक्षण का नियम क्या बोलता है? ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है और ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed, but only can convert from one form to another। ये आपका ऊर्जा का संरक्षण का नियम बोलता है। ठीक है बच्चों, अब इस नियम के मुख्य बिंदु क्या है? देखिए, किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रम के समय कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, कुल ऊर्जा बिल्कुल स्टोर रहती है। अगला नियम, ऊर्जा के विविध रूप हैं। ऊर्जा के कई रूप हैं, आपको पता ही है, जैसे आपके काइनेटिक ऊर्जा यानी आपकी स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाशीय ऊर्जा, बहुत सारी ऊर्जा है। अब ये ऊर्जाएं एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहते हैं। ठीक है, जैसे कोई चीज़ आपने ऊंचाई पे रखी है तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा है, परंतु तो जैसे आप नीचे लुढ़काओगे तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। इसके आगे आपका तीसरा पॉइंट बोलता है, तीसरा मुख्य बिंदु है ऊर्जा संरक्षण के नियम का, यदि किसी मोमबत्ती को जलाते हैं तो यह प्रक्रम अत्यधिक ऊष्मा क्षेपी होता है, यानी अत्यधिक ऊष्मा पैदा करता है, और इस प्रकाश जलाने पर मोमबत्ती की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा बदल जाती है। अब देखिए, जब मोमबत्ती आप जलाते हैं तो मोमबत्ती की जो प्रकाशीय ऊर्जा होती है, इसके अंदर पहले ऊष्मा उत्पन्न होती है, आपको पता है। तो ऊष्मीय ऊर्जा जो है प्रकाशीय ऊर्जा में बदल जाती है। फिर ये प्रकाशीय ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा जो है ऊष्मीय ऊर्जा बदलती है, फिर प्रकाशीय ऊर्जा में बदल जाती है। तो इस प्रकार ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। ठीक है, अगला पॉइंट है यूजेबल फॉर्म, यानी प्रयोज्य रूप में ऊर्जा चारों ओर के वातावरण में अपेक्षाकृत कम प्रयोग्य रूप से क्षयित हो जाती है। ठीक है, अतः कार्य करने के लिए जिस किसी ऊर्जा के स्रोत का उपयोग किया जाता है वह उपभुक्त हो जाता है और पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। उपभुक्त नहीं होगा, यहाँ पे उपयुक्त होगा, यानी जो भी हम ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं, ऊर्जा का जो स्रोत होता है वह यूटिलाइज हो जाता है, उसको दोबारा यूटिलाइज नहीं कर सकते, परंतु ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है। ठीक है बच्चों, अब आता है हमारा अगला टॉपिक, एक अच्छा ईंधन क्या है और अच्छे ईंधन के क्या क्या गुण होने चाहिए, ये अगला टॉपिक हमारा आता है। तो इसको देख लेते हैं। एक उत्तम ईंधन वह ईंधन होता है जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान पर अधिक कार्य करे, सरलता और सुलभता से उपलब्ध हो और जिसका परिवहन, जिसका ट्रांसपोर्टेशन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना बहुत आसान हो, उसे उत्तम ईंधन कहते हैं। तो उत्तम ईंधन कौन सा हुआ? ऐसा ईंधन जो अधिक ऊष्मा दे, अधिक एनर्जी, अधिक ऊर्जा प्रदान करे, कम कॉस्ट हो, सरलता से आसानी से उपलब्ध हो और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लिया जा सके, उसको उत्तम ईंधन कहते हैं। अब उत्तम ईंधन के गुण क्या क्या हैं? नंबर 1, यह कम प्रदूषण फैलाने वाला हो। नंबर 2, प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान पर अधिक कार्य करने वाला हो। ठीक है, तीसरा, जो सरलता से उपलब्ध हो। चौथा, जिसका भंडारण एवं परिवहन करना आसान हो। और पांचवा, जो सस्ता हो। तो ये हमारे एक उत्तम ईंधन के क्या होते हैं? गुण होते हैं। इसके बाद बच्चों आता है हमारा उपलब्धता के आधार पर ऊर्जा के स्रोतों के प्रकार कौन कौन से थे। चलिए वो देख लेते हैं। तो ऊर्जा के जो स्रोत हैं, दो आपको पता ही है, वो दो हैं, एक है नवीकरणीय स्रोत और दूसरा है अनवीकरणीय स्रोत। तो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं? वे स्रोत जिनका हम उपयोग बार बार कर सकते हैं, सालों साल तक कर सकते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते, जिनका उत्पादन और उपयोग सालों साल किया जा सकता है, उनको हम ऊर्जा का नवीकरण स्रोत कहते हैं। जैसे हवा, जल, बायोमास, सूर्य की ऊर्जा, महासागरों की ऊर्जा, ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। अब ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत क्या है बच्चों?
ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो समाप्त हो सकते हैं, जो सीमित हैं, जो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हैं, उनको हम लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, उनको कहा जाता है ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। अब दोनों में अंतर क्या है बच्चों, ये प्रश्न भी आता है कि ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोतों में अंतर बताएं। तो पहला अंतर क्या है, वे स्रोत जो असीमित हैं मात्रा में उपलब्ध है उनको बोलते हैं हम असीमित मात्रा में नवीकरणीय स्रोत, और अनवीकरणीय जो कम मात्रा में उपलब्ध हो, सीमित मात्रा में उपलब्ध हो, उनको अनवीकरणीय स्रोत बोलते हैं। नवीकरणीय स्रोत, इनका उत्पादन कई वर्षों तक किया जा सकता है, उपयोग भी। और अनवीकरणीय स्रोत क्या है, जो एक निश्चित समय के बाद खत्म हो जाते हैं। तीसरा, नवीकरणीय स्रोत क्या है, ये समाप्त होने वाले नहीं है, जबकि अनवीकरणीय स्रोत समाप्त होने वाले हैं। उदाहरण के लिए नवीकरणीय स्रोत हवा, जल, सूर्य की ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, बायोमास आदि, और अनवीकरणीय स्रोत जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। चलिए बच्चों, इसके आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा ऊर्जा के स्रोत। हम ऊर्जा के स्रोत पढ़ेंगे। तो ऊर्जा के स्रोतों के आधार पर जो है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है, दूसरा ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत या वैकल्पिक स्रोत हैं। तो दो तरह के ऊर्जा के स्रोत होते हैं। एक पारंपरिक स्रोत, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये नोट्स मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। पारंपरिक स्रोत, दूसरा है गैर पारंपरिक स्रोत या वैकल्पिक स्रोत। अब ये क्या होते हैं बच्चों, पारंपरिक स्रोत क्या होते हैं या परंपरागत स्रोत, जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम आदि। तापीय विद्युत संयंत्र में इस्तेमाल होते हैं, जल विद्युत संयंत्र जैव मात्रा में और पवन ऊर्जा में। जबकि गैर परंपरागत या वैकल्पिक स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा जैसे सोलर कुकर, सौर पैनल आदि। समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा आदि। भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। अब हम बच्चों इनको डिटेल में पढ़ेंगे, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम परंपरागत स्रोत। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में सबसे पहले पढ़ेंगे हम जीवाश्म ईंधन। ये कौन कौन से जीवाश्म ईंधन है, तापीय विद्युत संयंत्र है, और जल विद्युत संयंत्र है, जैव मात्रा है, और पवन ऊर्जा है। तो ऊर्जा के वे स्रोत जो लंबे समय से उपयोग में लाए जा रहे हैं उनको हम ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब दूसरे हैं ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत जो वैकल्पिक स्रोत हैं। तो वे स्रोत जिनका उपयोग हाल के दिनों में ही एक विकल्प के रूप में किया जा रहा है, उन्हें ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहा जाता है या वैकल्पिक स्रोत कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, समुद्रों से प्राप्त ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा। अगला भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। तो ये है हमारे गैर परंपरागत और वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत बच्चों। अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहला है हमारा ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत यानी जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन देख लीजिए क्या होते हैं, वे ईंधन जिनका निर्माण सजीव प्राणियों के अवशेषों से करोड़ों वर्ष की जैविक प्रक्रियाओं के बाद होता है, उन्हें हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। आप भली भांति कक्षा 8 में, कक्षा 7 में इनको पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 में भी अच्छी तरह पढ़ा आपने। तो जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन हैं। अब ऊर्जा के स्रोत के रूप में बच्चों कोयले पर निर्भरता हमारी बहुत ज़्यादा है। देखते हैं, कोयले के उपयोग से औद्योगिक क्रांति करना संभव बनाया गया। ऊर्जा की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए आज भी हम जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम पर निर्भर करते हैं। अब आपको पता ही है, आज भी हमें ऊर्जा की कुल खपत लगभग उसका 70% भाग जो है ना खपत का कोयले से पूरा किया जाता है। उसके बाद बच्चों आता है हमारा ऊर्जा के रूप में जीवाश्म ईंधनों की उपयोगिता कितनी है, कितने ये यूजफुल है, कितने नुकसानदायक है, कितने यूजफुल। देखिए, घरेलू ईंधन के रूप में कोयला, केरोसिन एवं प्राकृतिक गैस हम इस्तेमाल करते हैं। वाहनों के रूप में हम पेट्रोल, डीजल और सीएनजी गैसें इस्तेमाल करते हैं। तापीय विद्युत संयंत्रों में हम कोयले और अन्य जीवाश्मों का ईंधनों का उपयोग करते हैं। तो बच्चों ये तो थी उनकी उपयोगिता की कहाँ ये उपयोग होते हैं, परंतु इनके क्या क्या हानियाँ हैं वो देख लेते हैं। जीवाश्म ईंधनों को हम इस्तेमाल करते हैं, इनका यूटिलाइजेशन करते हैं, तो विच काइंड ऑफ हार्मफुल इफेक्ट दे आर अफेक्टिंग अस, लेट्स डिस्कस दैट। पहला हार्म है, ये जलते हुए धुआं उत्पन्न करते हैं, जिससे क्या होता है, वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन पैदा होता है। दूसरा, इनको जलाने से कार्बन, नाइट्रोजन एवं सल्फर ऑक्साइड गैसें छूटती है, जो अम्लीय वर्षा के मुख्य कारण होती है। ठीक है। तीसरा, ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें छोड़ते हैं, जो ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ाते हैं, जिसके हमारा ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया जो है तीव्र हो गई है। इसके बाद अम्लीय वर्षा है। अम्लीय वर्षा कैसे होती है जी, ये भी आपकी जीवाश्म ईंधनों के जलने से होती है। अब जीवाश्म ईंधनों के जलने से कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड जो है आसमान में मिल जाते हैं, हवा में मिल जाते हैं,
और यह हवा के साथ ऊपर उठ जाते हैं और बादलों के बीच में बारिश के रूप में फिर नीचे गिरती हैं, जिसको हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब ये अम्लीय वर्षा क्या क्या नुकसान पहुंचाती है ये भी देख लेते हैं। देखिए, आप सभी भली भांति जान रहे हैं और आपके लिए मैंने बड़े सिंपल सी लैंग्वेज में, भाषा में आपको ये नोट्स बनाया बच्चों, ताकि आप आसानी से इनको जल्दी समझ सकें। किताब में थोड़ी सी लैंग्वेज आपकी टफ है, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से बनाया है, इसलिए आप इनको ध्यान से समझें। चलिए, अम्लीय वर्षा की हानियाँ क्या क्या हैं। ये पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे पेड़ पौधे सूख जाते हैं, उनके पत्ते और फलों को नुकसान पहुंचता है। दूसरा नुकसान, ये जल में रहने वाले जीवों को भी नुकसान पहुंचाती है, जिससे कई जीव जैसे मछलियाँ, मगरमच्छ वगैरह आदि मर जाते हैं। तीसरा, साथ ही क्या करते हैं, जो हमारी मिट्टी है उसको भी नुकसान पहुंचाते हैं। इससे क्या होता है, मृदा की जो प्रकृति है वो हो जाती है एसिडिक यानी अम्लीय, तो इससे मृदा की उपजाऊ क्षमता भी खत्म होती है और मृदा में जो छोटे मोटे जीव रहते हैं वो भी मर जाते हैं। अब जीवाश्म ईंधनों के उत्पन्न हुए प्रदूषण के कम करने के क्या क्या उपाय हैं बच्चों, इसको देख लेते हैं। पहला उपाय हमें क्या करना चाहिए, जब हम इनको जलाएं तो इनकी दहन क्षमता जो होती है, दक्षता में वृद्धि करने के लिए हम कम किया जा सकता है, यानी दहन प्रक्रम की दक्षता में वृद्धि करके हम इनको कम कर सकते हैं। दूसरा, दहन के फलस्वरूप निकलने वाली हानिकारक गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, धुआं आदि को वातावरण में पलायन को कम करने वाली विभिन्न तकनीकों द्वारा, यानी वातावरण में जाने से पहले हम इनको रोकने वाले संयंत्र लगाने चाहिए। तीसरा, हमें जीवाश्म ईंधनों का संरक्षण करना चाहिए, उनको कम से कम उपयोग करना चाहिए, उनको स्टोर रखना चाहिए। ये तो थे इनके उपाय, ठीक है। अब इनका संरक्षण कैसे कर सकते हैं। देखिए, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं, आप जानते हैं। प्रकृति में जीवाश्म ईंधनों का सीमित भंडार है और जीवाश्म ईंधनों के बनने में करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, तो आपको पता है, इसलिए इनको हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। हमें बार बार नहीं मिलेंगे, यही ऊर्जा के जीवाश्म ईंधनों के संरक्षण के उपाय हैं। तो बच्चों, हमने लगभग ये टॉपिक आधा कर लिया है और मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। अभी मैं देखता हूँ थोड़ा आगे और चल लेते हैं, ताकि इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं, ताकि अगले वीडियो में हम इसको ख़त्म कर सकें। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके आगे देख लेते हैं। थोड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, कोई बात नहीं, इसको आप आराम से पॉज करके बार बार देखेंगे तो समझ आ जाएगा। तो बच्चों, इसके बाद आता है हमारा टरबाइन का सिद्धांत। अब टरबाइन क्या होती है, क्या इसका सिद्धांत है। देखिए, टरबाइन यांत्रिक ऊर्जा से कार्य करता है। इससे रोटर ब्लेड और घुमाने के लिए एक गति देनी होती है। इसे गतिशील पदार्थ जैसे जल, वायु अथवा भाप से प्राप्त होता है। अब हम इस रोटर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए हम डायनेमो का इस्तेमाल करते हैं, और यही टरबाइन का सिद्धांत है। ताप विद्युत की प्रक्रिया क्या है। देखिए, ताप विद्युत की प्रक्रिया में टरबाइन को घुमाने के लिए ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल किया जाता है। ये ऊर्जा के विभिन्न स्रोत निम्नलिखित हैं, जैसे ऊंचाई से गिरता हुआ पानी द्वारा, उष्मा देकर जल के भाप उत्पन्न कर, तीसरा पवन के तेज झोंकों द्वारा। तो ये है विद्युत ताप के आपके प्रक्रिया। अब ये प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती, देख लेते हैं हम। ऊर्जा स्रोत द्वारा टरबाइन का घुमाना पहला स्टेप है। फिर जब टरबाइन घूम जाता है तो टरबाइन की यांत्रिक ऊर्जा जो है डायनेमो को सैफ्ट को घुमाती है। फिर जब डायनेमो घूम जाता है तो डायनेमो द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। जैसे इस चित्र में दिखाया गया बच्चों, ये जीवाश्म ईंधन द्वारा उष्मा ऊर्जा, एक प्रेशर कुकर बनाया हुआ है, इसके द्वारा जीवाश्म द्वारा हमारे एक भापी ऊर्जा, उष्मा ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। इस भाप से हम टरबाइन को घुमा रहे हैं। फिर इस टरबाइन से क्या करेंगे, ये डायनेमो लगा हुआ है जो उसकी शाफ्ट होती है, इसको घूमते हैं और इससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको हम फिर घरों में बल्ब जलाकर या अपने घरों में विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आपका डायनेमो का सिद्धांत। अब एक सामान्य विद्युत तापन उत्पादन का मॉडल क्या है देख लेते हैं, यानी तापीय विद्युत संयंत्र देख लेते हैं पहले हम। तो बच्चों, विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का दहन करके जल उबालकर भाप बनाई जाती है। जो तापीय विद्युत संयंत्र होते हैं वहाँ पे भाप बनाई जाती है, बहुत सारे जो है जीवाश्म ईंधन को जलाकर। तो ये जो भाप होती है टरबाइनों को घुमाकर बिजली उत्पन्न करती है। ठीक है बच्चों, अब इन संयंत्रों में, इन मशीनों में ईंधन की दक्षता द्वारा उसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाती है और यह विद्युत ऊर्जा में बदल दी जाती है, जिसे हम तापीय विद्युत संयंत्र कहते हैं। ठीक है, बहुत से तापीय विद्युत संयंत्र जो होते हैं वो कोयले अथवा तेल के क्षेत्रों के निकट स्थापित होते हैं, ताकि समान दूरियों तक कोयले और पेट्रोलियम के परिवहन की तुलना में विद्युत का संचरण अधिक दक्ष हो। इसके बाद आता है हमारा तीसरा जल विद्युत संयंत्र। ये तो था तापीय विद्युत संयंत्र। अब आता है जल विद्युत संयंत्र, उसको भी देख लेते हैं बच्चों। जल विद्युत संयंत्र का मतलब क्या है,
देखिए, जल विद्युत संयंत्र के में बहते जल की गतिज ऊर्जा तथा किसी ऊंचाई पर स्थित जल की स्थितिज ऊर्जा को हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ये होता है जल विद्युत संयंत्र में। ऐसे जलप्रपातों की संख्या बहुत कम है, ठीक है, जहाँ पे हमें इसको ऊपर से नीचे फेंक सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, कृत्रिम जलप्रपात, झरने बनाने पड़ते हैं, जिससे नदियों और जलाशयों के बहाव को रोककर पानी इकट्ठा किया जाता है। फिर इन्हें बड़े बड़े झीलों जलाशयों में जल इकट्ठा करके हम नीचे बड़े बड़े बांध बना देते हैं। फिर जब इनमें जल का स्तर ऊंचा हो जाता है तो पाइपों द्वारा जल की धार को, जो बहुत तीव्र गति से बहती है, बांध के आधार पर स्थित टरबाइन के ब्लेड पर छोड़ा जाता है, जिससे टरबाइन की ब्लेड घूमती है और जनित्र चलता है और वो विद्युत या बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र। लेकिन इस दौरान जब हम बांध बनाते हैं इसके लिए, तो हमें क्या क्या समस्या आती है हम वो भी देख लेते हैं बच्चों। जब हम बांध बनाते हैं और उसमें समस्या है, तो टिहरी बांध है, सरदार सरोवर बांध है, जिसका निर्माण जो है परियोजना का विरोध हुआ था। जब हमने इसको बनाया था तो इस परियोजना का पूरा विरोध किया गया था। अब बांधों के टूटने पर भयंकर बाढ़ आती है, ये कारण है। बांध जब टूटते हैं बच्चों तो बहुत ही बाढ़ आती है और खतरा रहता है और सब कुछ बह जाता है। इससे पेड़ पौधे, वनस्पति आदि जल में डूब जाते हैं। वे आवासीय परिस्थितियों में सड़ने लगते हैं और विघटित होकर विशाल मात्रा में मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो ये कारण थे, ये समस्याएं थी जो बांध बनाने में हमें आती है। लेकिन बांध के निर्माण से होने वाले नुकसान, अब जब हम बांध बनाते हैं उससे नुकसान भी होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए, बांधों के निर्माण से बहुत कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जाती है, मानव आवास नष्ट हो जाते हैं, आसपास के लोगों एवं जब जीव जंतुओं को विस्थापित होना पड़ता है, एक अपना घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह बसना पड़ता है, तो उनका पुनर्वास होता है, तो उसकी समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा इससे पारिस्थितिक तंत्र, जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र बनाता है, इकोलॉजी होती है ना, हमारा जो तंत्र बनाता है, हम जिस जगह रह रहे हैं तो हमारे आसपास के वातावरण में पेड़ पौधों के साथ, जीव जंतुओं के साथ हमारा एक रिश्ता बना होता है, तो हम वो ढल गए होते हैं, तो उसको भी वहाँ पे नुकसान पहुँचता है। यानी जो हमारे साथ जो जीव जंतु जुड़ते हैं, जिनको हमसे फ़ायदा होता है वो, और हमको जहाँ से फ़ायदा हो रहा है पेड़ पौधों पक्षियों से, दोनों को नुकसान पहुँचता है। उसके बाद बच्चों, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के लिए प्रौद्योगिकी में सुधार की आवश्यकता है। तो प्रौद्योगिकी में सुधार जो है मुख्यतः दो तरीकों से किया जाता है, जिसमें जैव मात्रा यानी बायोमास है, दूसरा पवन ऊर्जा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम जैव मात्रा देख लेते हैं। अब जैव मात्रा है क्या? जैव मात्रा वे ईंधन जो हमें पादप एवं जंतु उत्पाद से प्राप्त होते हैं, उन्हें हम जैव मात्रा कहते हैं। यानी जैसे लकड़ी हो गया, ठीक है, गोबर, सूखे पत्ते आदि। अब ये क्या करते हैं बच्चों, ये ज्वाला के साथ जलते हैं, इन्हें जलाने पर अत्यधिक धुआं निकलता है, ये ईंधन अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं कर पाते और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। जैव मात्रा ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो इस प्रकार जो है बच्चों, इनके फायदे भी है और नुकसान भी है। तो उसके बाद आता है हमारा चारकोल, दूसरा चारकोल या कास्ट कोयला। तो जैव मात्रा में चारकोल, कास्ट कोयला, जब देखिए लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में हम जलाते हैं तो क्या होता है, उसमें उपस्थित जल वाष्पशील पदार्थ बाहर निकलते हैं, यानी जो जल जैसे भाप होते हैं वो बाहर निकलते हैं। इससे क्या होता है, अवशेष के रूप में चारकोल रह जाता है। ठीक है बच्चों, अब चारकोल के गुण क्या है देखिए, चारकोल बिना ज्वाला से जलता है और इसमें अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है। इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता भी लकड़ी के मुकाबले अधिक होती है। उसके बाद आता है बच्चों जैव गैस या गोबर गैस। अब जैव गैस का प्रचलित नाम है गोबर गैस, क्योंकि इस गैस को बनाने में उपयोग होने वाला मुख्य पदार्थ गोबर है। तो इसकी जो विशेषता निम्न है। नंबर 1, जैव गैस एक विद्युत संयंत्र में उपस्थित किया जाता है या उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, आपको पता ही है। अब इस संयंत्र को जैव संयंत्र या गोबर गैस संयंत्र भी कहते हैं। आपको पता है आपके घरों में आपने भी गोबर गैस संयंत्र लगाया होता है। अब इसमें क्या करते हैं, गोबर डालते रहते हैं, उसको सड़ाते रहते हैं, फिर उसमें जो गैस उत्पन्न होती है मीथेन गैस, जरूरी नहीं है वहाँ पे मीथेन और भी गैस होती है, परंतु उसका मेजर पार्ट होता है मीथेन गैस। फिर हम उसको पाइपों की सहायता, अपने पाइपों की सहायता के द्वारा अपने चूल्हों में यानी गैस सिलेंडरों, गैस चूल्हों में, किचन में ले जाते हैं और वहाँ पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इस गैस का उपयोग जो है ईंधन एवं प्रकाश के स्रोत के रूप में गाँव में किया जाता है, आपको पता है।
और यह उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% जो है मीथेन गैस होती है। इसकी तापन क्षमता भी अधिक होती है। ये धुआं रहित गैस है, इसमें धुआं नहीं उत्पन्न होता है। और इसका उपयोग प्रकाश स्रोत के रूप में भी किया जाता है, यानी अंधेरे में इसको उपयोग किया जाता है ताकि लाइट के रूप में इसको जलाया जाता है। आपने देखे होंगे जो बल्ब होते हैं, गैसीय बल्ब होते हैं, उनको भी जलाया जाता है। तो तकनीक के प्रयोग से यह काफ़ी सस्ता ईंधन बन जाता है। तो इससे उत्पन्न शेष जो बच जाता है, गोबर की स्लरी होती है ना, वो उत्तम खाद होती है। उसको हम खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस बहुत प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद बचता है हमारा बायोगैस। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने जो आज पढ़ा, मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों ये आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने इसको अच्छे से नोट किया होगा। जो मेन पॉइंट है वो नोट करें और समझें। अगर आपको थोड़ा फास्ट लगा हो वीडियो तो आप वीडियो को पॉज करें, धीरे धीरे आराम से रिवाइंड करके पढ़ें ताकि ये चीज़ आपको समझ आ जाए। समय के अभाव के कारण मुझे वीडियो जल्दी बनाना पड़ रहा है ताकि आपका जो सिलेबस है वह टर्म 1 एग्जामिनेशन से पहले कवर हो जाए। चलिए बच्चों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के बचे हुए भाग को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए।